बच्चों और साथियों, सबसे पहले 4-5 मिनट डिले हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि घड़ियों का टाइम का डिफरेंस भी होता है। कौन होता है स्मार्ट? कोई शक्ल सूरत वाला? नहीं जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम सुना है? शक्ल कैसी है? पंकज कपूर, शक्ल कैसी है? लेकिन काम कैसा किया? जो भी इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके लिए पैशनेट हैं, उसमें एक पहचान क्यों मिली? काम से मिली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो आपने देखा है कि उसको पिक्चर दशरथ मांझी से पहचान मिली है। और दशरथ मांझी कौन है? जो रियल वास्तव में था। उसने पहाड़ को फोड़ कर रास्ता बनाया था। पहाड़ के सामने खड़ा हो गया, क्या तान के मुस्कुरा के खड़ा है, जब तक तेरे को फोड़ूंगा नहीं, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। लगभग एक रास्ता बनाकर और सिंपल हथौड़ी छेने से रास्ता बना लिया। तो आदमी काम से स्मार्ट होता है। ये शक्ल सूरत वाला, ये तो दुनिया के लोगों को छल लेते हैं, लूट लेते हैं, जबकि ऊपर वाला हम सबको बाय बर्थ कुछ स्मार्ट वेपन्स, स्मार्ट टूल्स देता है, बर्थडे गिफ्ट के रूप में देता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, चलो इसको एलोबरेट करता हूँ। अब ध्यान से सुनना, समझना और मेरे साथ फॉलो करते हुए चलना। ऊपर वाला हम में से प्रत्येक को इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजता है, किसी काम के लिए भेजता है, किसी पहचान के लिए भेजता है, और साथ में एक छुपा प्रोफाइल भेजता है। हम इंसान उसकी संतान हैं। वो चाहता है कि हमारी पहचान बने, इसलिए बाय बर्थ वो हमें सबसे टॉप लेवल के बर्थडे गिफ्ट देता है। और वो गिफ्ट क्या है? सबसे पहले गजब का एक पावरफुल वेपन, स्माइल, जो केवल इंसान को देता है। दूसरा, गजब के हुनर, एक आर्ट, एक कला, ताली बजाने की कला, वो भी केवल इंसान को दी है। और उसके बाद कई स्मार्ट कैरेक्टर्स, जिन्हें आप इंसान के गुण कह सकते हैं, वो देता है। आप जानते हैं स्माइल क्या होती है? व्हाट इज स्माइल? इट इज कूलिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, स्पार्किंग सिस्टम ऑफ आईज, लाइटिंग सिस्टम ऑफ फेस एंड रिलैक्सिंग सिस्टम ऑफ माइंड। दैट इज स्माइल। और ताली बजाना, आपको मालूम, आर्ट ऑफ लिविंग में आजकल ताली बजाने की बात करते हैं। जो नियम से 5 मिनट ताली बजाए, मैं लिख के दे सकता हूं, उसे कभी जिंदगी भर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ये भी तो स्मार्टनेस है। ताली बजाने से एक तो मान के चल हम खुद के लिए ताली बजाते हैं, क्योंकि हम खुद का फायदा करते हैं। ताली बजाने से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रहता है, ये भी स्मार्टनेस है। और ताली बजाता इंसान, आप अभी करके देख लीजिए, कभी नेगेटिव सोच नहीं सकता। ताली बजाता इंसान, उसे कभी किसी बात की परेशानी याद नहीं आएगी। अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, आप ताली बजाते हैं, तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, मेरी वो पढ़ाई नहीं हुई, मेरे को वो नहीं आता, मेरी वो सब्जेक्ट कमजोर, कुछ नहीं। क्योंकि ताली बजाता इंसान कभी नेगेटिव थॉट ला नहीं सकता। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में परफेक्ट हो गया। बजा के देख लीजिए, जब हम ताली बजाते हैं तो हाथों में लालिमा आ जाती है, हाथ लाल सुर्ख हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कल हाथों में नहीं, पूरी बॉडी में हुआ है। तो हम फिजिकली फिट हो गए। हाथों में आ जाती लालिमा और गालों पे आ जाती गुलाबी माँ और बालों में रहती है हमेशा काली माँ, यानी बुढ़ापा बहुत दूर होता है। तो जिसको जल्दी बूढ़ा नहीं होना, उसे हमेशा अपने लिए ताली बजानी चाहिए। और दूसरा, वो कभी नेगेटिव सोचता नहीं, तो मेंटल भी फिट रहता है। फिजिकली भी फिट, मेंटल भी फिट, कुल मिला के टोटल फिट। और आपको मालूम बच्चों, आज जमाना भी तो किसका है? जो फिट है वही तो हिट है। तो गजब का हमको वेपन स्माइल दिया, ताली बजाने की कला दी, और कुछ खास स्पेशल स्मार्ट कैरेक्टर्स दिए, जिन्हें हम इंसान के गुण कहते हैं। ध्यान से सुनना, पहले इनको मैं ऐसे बोलूंगा और बाद में इसको एलोबरेट करूंगा। कौन है इंसान? जो मुश्किल में ना घबराए, जो गिर कर फिर संभल जाए, जो बांट कर खाए, और जो ठीक कर ले अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। अब इसे ध्यान से एलोबरेट कर रहा हूं, देखना स्मार्टनेस से कैसे इसके गजब गजब के वेपन्स, टूल्स स्मार्टनेस के बाहर आते जाएंगे। जो मुश्किल में ना घबराए, इसका मतलब बोल्डनेस, ब्रेवनेस, बर्निंग डिजायर, और कहते हैं बोल्डनेस चेंजेस एवरीथिंग। हौसला आ जाता है, जुनून सवार हो जाता है, जोश बढ़ जाता है। हाउ इज द जोश? बड़ा नहीं बड़ा जोश, जोश बढ़ गया है, एनर्जेटिक हो गए हैं,
अंदर से जुनून सवार है, जिद सवार है, पैशनेट हो गए अपने उस फील्ड के लिए, ये क्या गजब के गुण हैं। मुश्किल में ना घबराए, अब वो कभी गिव अप नहीं करेगा। गजब के उसके पास ये अंदर छुपे हुए खास स्मार्टनेस के एक टूल्स हैं, वेपन्स हैं। दूसरी बात, जो गिर कर फिर संभल जाए, सही बात है, चलेगा तो गिरेगा लेकिन वापस उठेगा नहीं, फिर चलेगा नहीं, सीधी सी बात है, चलेगा। लेकिन अगर कहीं मान लो कोई एक बार गड्ढे में गिर गया, कोई कीचड़ में गिर गया, तो क्या वापस बारी बार गिरेगा? संभलेगा नहीं, सावधान नहीं हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा। ये भी तो अच्छे गुण आ रहे हैं छुपे हुए। अरे सीधी सी बात है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठ कर फिर से चलना है, आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत मुस्कान है। गजब की पावर होती है। वास्तव में जो गिरा है वो उठा है, जो उठा है वो चला है, जो चला है वो आगे बढ़ा है, और जो आगे बढ़ा है उसी ने इतिहास गढ़ा है। क्या गजब के गुण आ गए इससे। अलर्ट, एक्टिव, सावधान, अटेंटिव, ये गुण आपके स्मार्टनेस के आ गए। तीसरा, जो बांट कर खाए, वाह क्या बात है। जो बांट कर खाए, ऊपर वाला उसका हमेशा ध्यान रखता है। जो बांट कर खाता है उसको कभी भी वो खाली पेट नहीं सुलाता है, अपने आप व्यवस्था रखता है। और इससे कौन से गुण जुड़े हैं? दया, करुणा, सहानुभूति, उपकार, परोपकार, ये सब स्मार्टनेस है बच्चों। और वास्तव में सही बात है, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और किसी को सताना उससे बड़ा कोई पाप नहीं। चौथा, जो ठीक कर ले अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। ऊपर वाले ने हमको ये हाड़ मांस का शरीर दिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय दिए है, लेकिन एक चैलेंज छोड़ दिया, इस शरीर से मन को नहीं जोड़ा, और आपके लिए चैलेंज छोड़ दिया और कह दिया जो मन को कंट्रोल कर लेगा, जो मन को वश में कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन मन को क्या छोड़ दिया? चंचल छोड़ दिया। और ये मन जो चंचल होता है, इसलिए इंसान गलती करता है। तो उसको मालूम है इंसान से गलती होगी, ये पुतला ऐसा बना है, इससे गलती होगी, हर से गलती होती है। लेकिन संस्कृति भी सिखाती है, इंसान की अगर गलती करना प्रकृति है तो उसको स्वीकार करना संस्कृति है, वो भी एक उसका नेचर होना चाहिए। और जो गलतियों को स्वीकार करने की आदत रखते हैं और उसमें सुधार करने की नीयत की हिम्मत रखते हैं, वो गलतियों से बहुत कुछ सीख जाते हैं। कहते भी हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जब कोई गलती करता है उसमें इंसान का एक गुण है कि वो स्वीकार कर रहा है, तो वो अपने अंदर पश्चाताप के साथ से एक अंदर अपनी यात्रा लेकर चलता है। वो एकांत में शांतित होकर कामनेस के साथ अपना मंथन करता है, चिंतन करता है, अपना विश्लेषण करता है और कमिटमेंट करता है अंदर से विचार लेकर कि आगे गलती रिपीट नहीं करूंगा। जो उसमें विचार आया सुधार का, तो बताइए उसका निखार आएगा कि नहीं आएगा? ये आपकी गलती के आगे कामनेस, शांत होकर सोचना, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन में आ जाना, ये सब क्या है? इंसान के गुणों से निकलने वाले गजब के स्मार्टनेस के छुपे हुए हमारे पावरफुल टूल्स, हमारे वेपन्स। सोचिए, जिसमें ये ऐसे गुण होंगे वही तो इंसान होगा। और सबको इंसान बना के भेजा है, उसे मैं बिल्कुल कोरा कागज स्मार्टनेस के इन वेपन्स के साथ, टूल्स के साथ भेजा है। और जिसमें सोचिए, अगर ये वास्तव में आज भी गुण जिंदा हैं तो उसका मन कितना होगा? शांत होगा। सोच कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। नजरिया कैसा होगा? सकारात्मक होगा। बाहर से अंदर से बॉडी क्या होगी? बोल्ड होगी, कॉन्फिडेंट होगी, अलर्ट होगी, एनर्जेटिक होगी, एक्टिव होगी, पैशनेट होगी, काम होगी, पोलाइट होगी, सहज होगा, सरल होगा, विनम्र होगा। बताओ फिर उससे कोई गलती होगी क्या? उसका जो काम होगा वो स्मार्ट होगा, क्योंकि उसके पास स्मार्टनेस के सब टूल्स हैं, वो वेपन्स हैं जो ऊपर वाले ने हमें जन्म देते ही एक बहुत बढ़िया गिफ्ट के साथ हमको इस दुनिया में भेजा है, कोरा कागज करके और इस स्मार्टनेस के टूल के साथ भेजा है। लेकिन कई लोग कहते हैं सर क्या करें, कलयुग है, और हम इस कलयुग को नेगेटिव वर्ड दे देते हैं। अरे तो युग का नाम रखा है कलयुग। इंसान का जीवन काल तो युगों युग चला आ रहा है। आप सबने सुना ही होगा, पहले सतयुग हुआ, फिर त्रेता युग हुआ,
फिर द्वापर युग हुआ और अभी कलयुग चल रहा है। सिलसिला तो कब से चला आ रहा है। ये इंसान क्यों बदल गया? ऊपर वाले ने कई चीज को बनाया है, प्रकृति को बनाया है उसने, सूरज चांद सितारे जो आप देखते हैं कितने नज़ारे, उनको बनाया है, वो तो नहीं बदले। ये इंसान क्यों बदल गया? क्योंकि कलयुग में ये भी लिखा है उसने तो बनाया इंसान को कोरा कागज, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर बहक जाएंगे, भटक जाएंगे, गलत दिशा में बह जाएंगे, ऊपर वाले की ताकत से उनका विश्वास उठ जाएगा, उसके प्रति श्रद्धा और जुड़ाव हट जाएगा, और जो ऐसा कर जाएंगे वो फिर परेशान होते रहेंगे, और वो जो काम करेंगे उसमें हमेशा उनको कुछ ना कुछ लगेगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उनको सफलता क्यों नहीं मिल रही, उनकी चाहत हकीकत में क्यों नहीं बदल रही, उनको मंजिल क्यों नहीं मिल रही। वो एक तरह से बस हार्ड वर्क करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास वो स्मार्टनेस के टूल खत्म हो गए। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हो जाएंगे। आपको मालूम है कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में कमल खिला है, लोगों के लिए स्थान, पर्यटक स्थान बन जाता है, लोग उसे देखने आते हैं। आप भी कमल की तरह, हो सकता है आसपास आपको लगे, लेकिन अगर आपने अभी भी वगैरह से गुण रखे तो आप आराम से खिलकर लोगों का अट्रैक्शन बन सकते हैं। अभी इस समय मैं इतना सा बोलूं, ये इंसान बदल गया है, और मन में एक बात आ रही है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये चांद सूरज लगातार अपना काम करता रहा युगों युगों से, आपको रोशनी दे रहा, आपको गर्मी दे रहा है, गजब को आपको मालूम क्या सोर्स है वो। चांद आपको शीतलता दे रहा है, तारे आपको ये बता रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, उन्माद दे रहे हैं, उमंग दे रहे हैं कि आपको भी एक बार आना है, छाना है और तारों की तरह चमकना दमकना है। ये चांद, ये सितारे, ये सूरज क्या कह रहे हैं, अब ये सब तारे जमीन पर हैं, इनको भी एक बार आसमान में आके चमकना है। ये सब तो आराम से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिनमें अभी भी वो कीचड़ में कमल की तरह हैं, जिनको मालूम है ऊपर वाले ने इतने बर्थडे के हिसाब से टॉप लेवल के स्मार्टनेस के टूल दिए हैं, ऐसे गिफ्ट दिए हैं, ऐसी गजब की स्माइल की पावर दी है, ऐसी हमारी विशेष कला, हमें ताली बजाने की कला दी है। अब कई लग रहा होगा सर स्माइल तो और भी हमने देखी है, क्या कभी आपने जानवर को मुस्कुराते हुए देखा है? उसने जानवर भी बनाए। बायो के बच्चे तो पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, बोले हाँ सर मुस्कुराते देखा है। कहाँ देखा मुस्कुराते हुए? कार्टून नेटवर्क में। अरे नाम ही कार्टून है, कार्टून का मतलब क्या? दिखावटी, मिलावटी, बनावटी बात। वास्तव में कोई जानवर मुस्कुरा नहीं सकता, जानवर आपस में बातें नहीं कर सकता, ये केवल इंसान को दिया है जो अपने विचार का आदान प्रदान कर सकता है, विचारों की बात कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, आज भी हम चाहें तो उसमें आ सकते हैं। जैसा आप एग्जाम देते हो, बड़ा आसान है, नहीं पास होना, नहीं सेलेक्ट होना, बड़ा आसान है, भीड़ में रह जाओगे। लेकिन अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको सैक्रिफाइस करना होगा, आपको डेडिकेशन, डिवोशन, आपको अपने लिए उस पढ़ाई को साधना की तरह करना होगा, तभी तो सिलेक्शन लिस्ट में आओगे। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जिनमें अभी भी बहुत कम संख्या में लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी माइनॉरिटी है, अभी भी उनमें इंसान के गुण हैं और वह आराम से अपने अदालत में कमिटमेंट कर चुके हैं, कुछ भी हो जाए इंसानियत के गुण और जिंदगी के उसूलों के साथ कभी भी वक्त के अनुसार कभी समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, अंदर कमिटमेंट कर रखा है। और मैं भी प्राउड होकर कह रहा हूं, मैं भी उनमें से एक हूं। लोग कहते हैं वक्त के साथ चलना चाहिए, मेरा कहना है वक्त के साथ चलो, लेकिन किसके लिए? टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन अपने उसूलों को, अपने इंसानियत के गुणों को बदलो मत वक्त के साथ। मैं तो और कहता हूं, वक्त के साथ चलना हमेशा जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा, पक्की बात है। यही तो बात है, सत्य में जेते। ये तो बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज इस लोग कलयुग के कहते नहीं तो घोर कलयुग है, और हाई लेवल और नेगेटिव बात। अरे ये सब हमने किया है, हम में से कई लोगों ने किया है जो भटक गए हैं। ये लूट खसोट, ये झूठ, ये फरेब, ये चोरी डकैती, ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये रिश्वतखोरी, ये किसने किया है? हम में से लोगों ने किया है। उसने इसको खराब बनाया, उसने सबको कोरा कागज बना के भेजा था। इससे हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब जब जागो तब सवेरा। आज लगता है यार गजब के टूल्स हैं, हम भी वो कर सकते हैं,
तो क्यों नहीं, आज नहीं आप करते आ रहे हो। उसने आपको बाय बर्थ सांसों के साथ स्मार्ट करके भेजा है। अरे मैं तो कह रहा हूं जरा सांसों के लिए स्मार्ट हो जाइए। और अगर आप स्मार्ट हो गए और वापस से आपने इंसान के ऐसे गुण डेवलप कर लिए, और जो अभी इस तरह से इंसान के गुण के साथ जिंदगी जी रहे हैं, वो जो मैंने शुरू में गुण बताए वो लेके चल रहे हैं, उनके सब वो पावरफुल वेपन एक्टिव हैं, पक्की बात है। बस मैं कह रहा हूं मस्ती से अपने लिए, खामोशी के साथ, साइलेंस के साथ अपने लिए काम करते जाओ। एक दिन आपकी चाहत हकीकत में बदलेगी, आपकी मंजिल आपको मिलेगी, आपका सपना साकार होगा, जो आपने ख्वाब देखा है वो पूरा होगा, पक्की बात है। क्यों? युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस उसका नाम लिए जा और अपना काम किए जा, अपना काम किए जा और उसका नाम लिए जा। ये दुनिया है अजब तमाशा, कहीं पे आशा कहीं निराशा, किसी के मुख पर मुस्काने हैं, कोई पड़े आंसू की भाषा। पगले निष्काम किए जा और उसका नाम लिए जा, उसका नाम लिए जा और अपना काम किए जा। पक्की बात है एक दिन चाहत हकीकत में बदलेगी, पक्की बात है। आपका सफ़र जो स्मार्ट वर्क के साथ चल रहा है वो आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा। बस आपने जो ख्वाब देखा है, जो आपने सपना देखा है, उसमें पूरा जुनून होना चाहिए। आपकी आंखों में हो जुनून, आपके इरादों में हो जुनून, आपके वादों में हो जुनून, आपकी बातों में हो जुनून, आपके प्रयासों में हो जुनून, तभी जाके मिलेगा सुकून। ये जुनून तब तक रहना चाहिए जब तक आपको अपनी चाहत हकीकत के रूप में सामने खड़ी ना मिल जाए। तब तक आपका हर तरीका, जो आपने स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, कई तरीके स्टेप बाय स्टेप जुड़ते हुए हमारा स्मार्ट वर्क तैयार होता है और हमें फाइनली हमारा डेस्टिनेशन जो हमने सोचा है वो हमें मिल जाता है। आज बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आपको मालूम है कि पढ़ाई के अंदर आपने अपने जो जो बातें मैंने पहले सेशन में ली है, मैंने आपको बताया है 3 मेजर, मालूम है, मिस्टेक्स, अवॉइड 3 मेजर मिस्टेक्स, देन नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। बोला था वो क्या है? स्मार्टनेस तो है। जो आपको बोला सिली मिस्टेक पे कंट्रोल करो, सिलेक्शन कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका अनमोल रोल है, वो भी तो स्मार्टनेस ही है। आपको जो बोला स्मार्ट रिवीजन, वो भी तो स्मार्टनेस ही है। आपको पढ़ने का जो एक टाइम टेबल मैनेजमेंट का बताया, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, वो भी तो स्मार्टनेस ही है। जो आपको पढ़ने के बीच में ब्रेक लेने की बात करी, उस ब्रेक में पावर नैप लेना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, दिमाग को हटा लो, कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी लगा लो जहां दिमाग नहीं लगता हो, ताकि वापस से बैटरी चार्ज हो जाए, वापस से हम तैयार हो जाएं, हमारी आंखों की थकान दूर हो जाए, दिमाग की थकान दूर हो जाए और वापस हम अगली पारी के लिए तैयार हो जाएं। मान लीजिए आप इमेजिन करिए 2 कोई स्टूडेंट हैं, मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई है, दोनों ने पढ़ाई करी और पढ़ाई का ब्रेक फॉर बेटरमेंट ब्रेक लिया। एक ने ब्रेक के बाद क्या किया, मोबाइल देखना चालू कर दिया, दोस्त से गप्पे लगाना चालू कर दिया। मोबाइल देखोगे, दोस्त से गप्पे लगाओगे तो आंखें भी लगेगी और दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जबकि उनको रेस्ट देना था। और एक ने क्या करा, नहीं यार ये सब बाद में, मुझे वापस अपनी पावर तैयार करनी है। उसने क्या करा, मेडिटेशन किया। उसने क्या करा, प्राणायाम किया। और उसमें गजब की वापस से क्या आ गई, आंखों की थकान दूर हो गई, दुनिया से अपने हटा के दिमाग को हटा लिया, दिमाग को भी रेस्ट दिया, आंखों को भी रेस्ट दिया, क्योंकि आगे उसको काम बेस्ट करना है। उसके प्राणायाम से, उस मेडिटेशन से, ध्यान से, उसके सभी तरह की पावर, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, सब पावरफुल हो गए और आगे उसके गजब की मिराकल पढ़ाई होगी। ये तरीका। मान लीजिए आपसे मैं से बोलूं, आपने शुरू में पढ़ाई करना चालू किया था, तब आप चलते थे थ्योरी से क्वेश्चन। अब आप अपने एग्जाम के पास आ गए हैं तो आपका रिवर्स गेयर चलता है क्वेश्चन से थ्योरी। इमेजिन करिए कि 2 अगेन स्टूडेंट एक्स और वाई हैं, शुरुआत किसी चैप्टर की पहली बार कर रहे हैं, अभी तक उनसे फैमिलियर इंट्रोडक्शन तक नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, और दोनों को बोला कि आपको 6 घंटे के अंदर इस चैप्टर के हिसाब से टाइम दिया जाता है, इसके साथ एक क्वेश्चन का एक्सरसाइज भी है, वो भी आपको करना है। अब मान लीजिए एक्स ने क्या करा, बोले यार क्वेश्चंस
कि थ्योरी है साथ में, तो अपन ऐसा करते क्वेश्चन करते पढ़ते हैं, जहाँ जरूरत होगी थ्योरी देख लेंगे। उसने ऐसा चालू कर दिया, क्वेश्चन पढ़ता रहा, थ्योरी के हिसाब से करता रहा, कोशिश करता रहा। इधर वो ऐसे कर रहा है, भाई ने क्या करा, यार पहले कंसेप्ट बिल्डिंग तो हो जाए, थ्योरी क्लियर तो हो जाए। तो उसने पहले आराम से ढंग से 4 घंटे में उस थ्योरी को पढ़ा, कंसेप्ट बिल्डिंग को तैयार किया, कंसेप्चुअली अपने को पावरफुल तैयार कर लिया, और आराम से आगे 2 घंटे में सब क्वेश्चन खटाखट फटाफट कर दिए। उधर जो एक्स है वो तो 6 घंटे हो गए, अलार्म बज गया मान लीजिए, हैरान है, परेशान है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, उसका तो चल रहा है क्वेश्चन देखा, थ्योरी क्वेश्चन देखा, कुछ हुआ ही नहीं। ये भी स्मार्टनेस है, ये भी एक स्मार्टनेस का तरीका है। तो बच्चों आपकी पढ़ाई के हिसाब से मैंने वापस ये बात करी, लेकिन वापस जरा देखिए इसमें मैंने बात करी हल्की सी कि हमको सांसों के लिए स्मार्टनेस लानी चाहिए। और जैसे मैं बोलूँगा सांसों के लिए स्मार्टनेस, कई बोलेंगे दकियानुसी बातें करेंगे, हो सकता है उन्हें बात लाइक नहीं हो सकता है उन्हें सांसों से मतलब नहीं हो। अरे अनाड़ी मत बनो, इस गाड़ी पे ध्यान दो, इस गाड़ी पे अभी सिखा गया कोरोना, इस गाड़ी पे ध्यान दो। इसे किसी को किराए पे दे नहीं सकते और किसी को उधार ले नहीं सकते। आप ये तो जानते हो जिसकी सांसें तेज चलती हैं उनकी आयु कम होती है। प्रैक्टिकली आपने महसूस किया होगा, हाथी, कछुए को देखा नहीं होगा बहुत कम, हाथी और कुत्ते की बात करें तो कुत्ता कितना कम जीता है और हाथी की आयु कितनी गजब की होती है। एथलेटिक्स आजकल जो ओलंपिक चल रहा अभी हाल, उसमें आपको मालूम है जितने भी एथलेटिक्स हैं उनकी पल्स रेट मालूम पड़ा 60-65 की जो चलती है। जितनी पल्स रेट कम होगी, ये नहीं 60 से भी कम कर ली, बहुत कम कर ली, ये नहीं, अति सर्वत्र वर्जित है, कम है, इसका मतलब उनकी आयु बढ़ गई है। खान पीन खराब हो तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा है तो उनकी आयु ज़्यादा है। लेकिन अगर अब हमको समझ में आ रहा है तो ध्यान रखना, 1 लाइफ 1 टाइम, 1 लाइफ 1 टाइम, लाइफ हैप्पीली टिल यू गॉट टाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई, या अभी भी नहीं आई? अरे कोरोना पिछले 16 महीने से समझा रहा है, सिखा रहा है, हमको बता रहा है कि जिसने भी कोरोना की जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको बिल्कुल सावधानी से फॉलो किया, उसने एक सहजता, सरलता, साधारण लेकिन सुरक्षित जिंदगी को जिया। और जिसने लापरवाही करी, ध्यान नहीं दिया, उनमें से कईयों ने तो जिंदगी मौत का संघर्ष किया। अब तो समझ में आओ, अब तो जागो, अब तो होश में आओ। इसलिए वास्तव में सांसों में गजब की ताकत है। हमारी भारतीय संस्कृति ने तो बहुत पहले से कि आपको अगर ज़्यादा जीना है, कोई भी बाहर का माहौल हो जाए, तो सांसों पे पूरा ध्यान दीजिए। और सांसों के लिए कुछ खेल बना दिए और जिनको नाम दिया प्राणायाम। अब इसका देखो नाम से ही काम छुपा हुआ है। अगर इसको हम ब्रेकअप करें तो प्राण प्लस आयाम, आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। और बच्चों आपको मालूम होगा, आप पढ़ते हो SHM ऑसिलेशन, उस पर वर्ड आता है एम्पलीट्यूड, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका मतलब प्राण के आयाम को बढ़ाने का तरीका है प्राणायाम। जिसको ज्यादा जीना है वो प्राणायाम कर रहा है, और प्राणायाम के हिसाब से कोई कॉस्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई हर्जा नहीं, फायदा ही फायदा। टेक्निकली प्रूव कर सकता हूं, मैंने तो कमिटमेंट कर रखा है, जब तक प्राणायाम नहीं करूंगा अन्न का दाना अंदर नहीं जाएगा। कईयों ने कमिटमेंट कर रखा है, जब तक 5 किलोमीटर नहीं चलेंगे अन्न का दाना नहीं डालेंगे। कमिटमेंट खुद से होता है, अपनी अदालत में करिए, जो फायदा आपको ही ज्यादा करेगा। ये जो प्राणायाम में सबसे पहले जो हम सांसें ले रहे हैं, ले तो लगातार रहे हैं, उस पर ध्यान तो करो, हल्का सा फोकस करो, जरा देखो उसमें वापस से उन सांसों के साथ वही पावरफुल टूल छुपे हुए हैं जो बाय बर्थ हमको ऊपर वाले ने दिए हैं। प्रूफ करता हूं, पहले हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। ब्रीथिंग का मतलब अ पेयर ऑफ इनहेल एक्सेल। आपको मालूम है इनहेल में हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, वो किसका इंडिकेटर, पॉजिटिव। यानी जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। और जब एक्सेल करेंगे क्या गिव आउट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो किसका इंडिकेटर, नेगेटिव। यानी हम एक्सेल के साथ हमारी बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स बाहर जा रहे हैं। हर इनहेल एक्सेल के पेयर पे, हर एक ब्रीथिंग पर आप लगातार पॉजिटिव होते जा रहे हो, बॉडी में पॉजिटिवनेस आते जा रही है। आई ना बोल्डनेस, आया ना कॉन्फिडेंस, आया ना जुनून, आया ना वापस से जोश, आई ना जिद, आए ना
अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर, स्ट्रांग विल पावर, कुछ कर गुजरने की सनक, ये छोटी सी एक बात पे ध्यान दिया, कितनी मोटी बात है जिससे हमारी जिंदगी चल रही है, उस पर हल्का सा फोकस तो करो। इसलिए कहते हैं कि अंदर की यात्रा सिखाई इस कोरोना ने हम सबको। एक हल्का सा हमने ब्रीथिंग की बात करी, ये हो गया। मैं तो कह रहा हूं इस डीप ब्रीथिंग को कभी भी आप चाहो चेक कर सकते हो। आपको कभी लगे या लगता है सब कुछ ब्लैंक हो गया, सब कुछ हैंग हो गया, बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो क्या करो, उस समय काम को बंद कर दो और केवल फोकस करो अपनी सांसों पर, और कम से कम 5 बार डीप ब्रीथिंग करके देखिए। जैसे करके फ्री होंगे, अंदर से आएगा यस, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बर्निंग डिजायर आ जाएगी, विल पावर आ जाएगी, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो शुरुआत है जो बेस बनाता है। आगे प्राणायाम के खेल तो आपको मालूम है, नाम तो आपने सुने होंगे। अच्छा, जो प्राणायाम करते हैं जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या फायदे होते हैं। फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में जो करते हैं। बच्चों, मेरी किसी सेटिंग नहीं है, मैं जानता ही नहीं किसी को। लिख रहे हैं, जरा पढ़िए आप भी, जो प्राणायाम करते हैं उन्हें क्या फायदा होते हैं। मैं एक बात कह सकता हूं, टॉप लेवल की बात, प्राणायाम करता हुआ इंसान कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। जो प्राणायाम करता है वो कभी नेगेटिव नहीं सोच सकता। सुनना ध्यान से बात, मेरा एग्जांपल, आई एम रनिंग 53, 53 साल का हूं मैं। मेरी एज का कोई इंसान, वो भी मान लो 53 साल का, वो रोड पे जा रहा है और अचानक गिर जाता है। वो प्राणायाम नहीं करता है, रोड पे गिर जाता है, तो एकदम क्या सोचेगा, अरे यार रोड पे गिर गया, बच्चे देख रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे, इतने बड़े अंकल लोग, सब चलना भी नहीं आता। थॉट कैसा है, नेगेटिव। मान लो मैं रोड पे जा रहा हूं, रोज प्राणायाम करता हूं, मैं गिर गया, मैं क्या सोचूंगा, अच्छा हुआ रोड पे गिरा, सबको नजर आ रहा हूं। गड्ढे में गिर जाता, किसी को नजर ही नहीं आता। मैं सबको नजर आ रहा हूं, कोई ना कोई जिसके अंदर इंसानियत के गुण होंगे, मेरी हेल्प के लिए कोई ना कोई हाथ मेरे लिए बढ़ रहे होंगे। यह है पावर ऑफ दिस प्राणायाम। आदमी कभी नेगेटिव नहीं सोचता। बाकी जो प्राणायाम और हैं, इसमें आपने नाम सुना होगा। इस समय कोरोना टाइम में तो जिनको भी ऑक्सीजन सपोर्ट पे आवश्यकता पड़ गई थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि जब भी आपको लगे, डॉक्टर लोग मान लगे इस बात को बच्चों, कि आप ऑक्सीजन मास्क हटा के अपने को हल्का सा नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, उसे जरूर करिएगा। और नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मैं भी प्राणायाम नहीं सिखाना आपको, आपको आता है, मैं उसका केवल टेक्निकल बता रहा हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से धीरे धीरे जब जिसको जैसा समय लगा, वो जिसकी सपोर्टिंग जो ऑक्सीजन पे थी, वो मान लो सपोज किसी 30 लीटर है, वो 25 पर आ गई, वो 20 पर आ गई, वो 12 पर आ गई, वो 10 पर आ गई, 6 पे आ गई, 5 पे आ गई, 2 पे आ गई, बाद में उससे फ्री हो गया और नॉर्मल ब्रीथिंग पर आ गया। ऐसा हुआ है, ये रियलिटी है, कोई मिराकल नहीं है, ये रियलिटी। जो जिसने करके देखा उसको मालूम पड़ा और डॉक्टर ने विश्वास किया। और डॉक्टर ने इस समय तो कोरोना जिसको भी हुआ वो सबको बोला इसको जरूर आगे भी करते रहना, क्योंकि इस नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का फायदा क्या है, सबसे बड़ा वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग्स की बढ़ती है, लंग्स के फैलने की सिकुड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। और आपको मालूम है इस बार जो कोरोना आया है वो हमारे इस लंग्स पे अटैक करने वाला ही आया है। लोग अब है ना, अभी तक तो हार्ट डे बनाते थे, वर्ल्ड हार्ट डे, अब बनाएंगे वर्ल्ड लंग्स डे, वही बनाएंगे, पक्का ये दिन भी आने वाला है, 365 दिन में, पक्की बात। वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। नाड़ी शोधन अगर नाम देखो तो उसके नाम से लग जाएगा, क्यों नाम पड़ा इसका नाड़ी शोधन। जब हम इनहेल करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन, एक तो हमेशा जब भी करो आसपास के हिसाब से प्योर ऑक्सीजन होनी चाहिए, बंद कमरे में नहीं करना है, वहाँ तो आप छोड़ रहे CO2 वही ले लोगे वापस। प्योर ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो प्योर ऑक्सीजन हमारे ब्लड से मिलती है और ब्लड का चालू करती है प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। एक एक वेजल से, धमनी से, एक एक नाड़ी से, नव से शुद्ध रक्त का संचार और नॉर्मल प्रेशर पे चालू हो जाता है। जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं उन सब में वो शुद्ध रक्त का संचार नॉर्मल प्रेशर पे चालू हो जाता है, इसलिए हर नाड़ी का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन चालू हो जाता है। इसलिए कहते हैं नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। गजब के फायदे हैं इससे। ऐसे और भी प्राणायाम है, अभी इतना सा कह रहा हूं, कुल मिलाकर आपको अगर आता है तो जरूर करना चाहिए। यह है सब स्मार्टनेस की बातें बच्चों। लेकिन आज लोग जो कलयुग में, जो घोर कलयुग में, उसको युग को दोषी देकर नेगेटिव होकर उल्टे हो गए। आज ऐसे लोगों की हालत क्या है, मुश्किल में ना घबराए, अरे एक हल्की सी मुश्किल नहीं है, लगता पहाड़ टूट पड़ा, खटाक से गिव अप, सरेंडर कर देते।
जो गिरकर संभल जाए। अरे एक बार गिरने जान मुझ के गिरते रहते हैं और गिरते रहते हैं। बांट कर खाए साहब, बांट कर छीन लेते हैं, लोगों का सुख चैन छीन लेते हैं। और गलती जो ठीक कर ले, अरे गलती करने का गलती पे गलती करते रहते हैं, हैवान शैतान बन के गलती करते रहते हैं, खुद गलती करते रहते हैं और दूसरे के सिर में मटका फोड़ते हैं। ऐसे लोग भी जी रहे हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कीचड़ में कमल खिलता है। आपकी पढ़ाई के लिए कहा था नॉन सेलेक्ट होना बहुत आसान है, लेकिन सिलेक्शन के लिए अपने को स्मार्ट लेकर, अपने को अलर्ट लेकर, अपने को हर बाहर की दुनिया के हर तरह के सेक्रीफाइस कर कर पूरा डिवोशन डेडिकेशन से ट्रैक पे चलना है। और जो बातें आपकी पढ़ाई की स्मार्टनेस की, जो कि अपन जानते हैं कि हमारा स्मार्ट, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, स्मार्ट हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, हमें अपने मॉड्यूल को भी, हमारा जो भी सोर्स है जहाँ पढ़ते हैं, हमें एनसीईआरटी को भी और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को भी, किसी को नहीं छोड़ना है। हमारा स्मार्ट रिवीजन का तरीका क्या है, हमारा स्मार्ट पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, जो आपका एक सेशन लिया था, हमारा स्मार्ट ओएमआर फिलिंग को भरने का तरीका क्या है। ये सब बातें स्मार्ट है, ये सब बातें स्मार्टनेस चलेगी तो आपका वर्क क्या होगा, स्मार्ट वर्क होगा, पक्की बात। कितना सीधा तरीका है स्मार्ट काम करने का। अब मैं एक हल्की सी बात थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की कर रहा हूं, हो सकता है भी आपके साथ आपके पेरेंट्स भी सुन रहे हो, आपके परिवार के मुखिया, दादा दादी, नाना नानी, या और कोई भाई बहन, बड़े भाई, कुछ भी कोई सुन रहे हो। तो एक सबके लिए कॉमन बात कर रहा हूं। बच्चों आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कलयुग में हम सब की निर्धारित आयु 100 साल है। नहीं विश्वास हो रहा? आप सबने सुना होगा कि एक आश्रम व्यवस्था बनाई गई है इस कलयुग में, जिसमें हम कहते हैं 1 से 25 बाल आश्रम, 1 to 25 बाल आश्रम, 26 to 50 गृहस्थ आश्रम सबसे टिपिकल, 51 to 75 वानप्रस्थ आश्रम और 76 to 100 संन्यास आश्रम। हैंस प्रूव्ड हमारी कलयुग में हर की निर्धारित आयु, मिनिमम आयु कह दीजिए 100 साल है। कुछ लोग तो 100 साल से ऊपर भी जीते हैं। जापान में कई लोग ऐसे हैं। और आप जापान जैसे ही बोलते हैं, आपको मालूम है जापान के लोग कितना सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, कितना हॉनेस्ट होते हैं, कितना डिवोटेड डेडिकेटेड होते हैं, उनकी सोच कितनी गजब की होती है, इसलिए 100 साल से ऊपर भी जीते हैं। और इसको मैं ढंग से क्लियर करूं, अभी तक जो युग हुए हैं उसमें अगर बोले, सबसे पहले सतयुग हुआ था, उसमें इंसान 1 लाख साल 100K 5 बिंदी आती मालूम है ना, 1 लाख साल जीता था। उसके बाद त्रेता युग हुआ, उसमें इंसान 10,000 साल 10K। उसके बाद द्वापर युग हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण हुए, त्रेता भगवान राम हुए थे। द्वापर में इंसान 1000 साल 3 बिंदी आती है। और उसके बाद कलयुग, 1 बिंदी और कम करो, 100 साल। शतायु जब भी आशीर्वाद देते बोलते 100 साल जियो बेटा। ये 100 साल वास्तव में हमारी निर्धारित आयु है और हम में से हर कोई 100 साल जी सकता है, अगर हम बाहर को अपने को बिल्कुल आइसोलेट कर लें। जो खराब लोग हैं या जिनकी सोच बदल गई है, जिनको इन्होंने बोला था कि वो कैसे जी रहे हैं, कैसे दिशा में बहक गए, भटक गए हैं, और हम अपनी अदालत में जब भी अपने को अंदर से तैयार करना है तो हमारे पास जो वेपन जो कई बार खो जाते हैं, छुप जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, अगर उनको एक्टिव करना हो तो हम केवल एक डीप ब्रीथिंग ही ढंग से कर लें। और एक बात और बहुत मजे की ध्यान आई, ओम उच्चारण, ओहो, अरे ओम का उच्चारण ही कर लो। अरे ओम किसी रिलीजियस का नहीं है, ओम में हर तरह की शक्ति है। ओम में सभी तरह के धर्म के जो भी उनके खास, जिनको आप कह दीजिए थर्ड पावर, भला वो परमात्मी ईश्वरी शक्ति बोलो, देवी देवताओं की शक्ति बोलो, खुदा की शक्ति बोलो, अल्लाह की शक्ति बोलो, ईसा मसीह की शक्ति बोलो, वाहिगुरु की शक्ति बोलो, सबकी शक्ति ओम में छुपी हुई है। और ओम की तो खास बात बता रहा हूं बच्चों ध्यान से, जब हम ओम को, पहली बात तो ओम में आपको मालूम है, अगर थोड़ा किसी को आइडिया हो तो ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ का मतलब है उत्पन्न होना, उ का मतलब विकास करना, उत्कर्ष विकास करना, और म का मतलब मिल जाना, विलीन हो जाना, भ्रमलीन हो जाना। ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो ओम में पहले ओ, फिर हमिंग नॉइस में म बोलते हैं। सबसे पहले बात समझना, ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो गूंज के साथ ये शब्द गुंजायमान होकर पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और हमारी आत्मा का सीधे परमात्मी शक्ति से कनेक्शन कर देता है। पूरी परमात्मी शक्ति से हम जुड़ जाते हैं, सीधे उस थर्ड पावर से, कायनात की ताकत से जुड़ गए हैं। और जैसे हम जुड़ जाते हैं तो हमें बाहर की दुनिया, बाहर का संसार, बाहर का मायाजाल, बाहर का जग जंजाल
बाहर की किसी की उपस्थिति महसूस नहीं होती। हमारे अर्जुन की तरह बढ़ जाती पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हम एकाग्रचित हो जाते हैं, हमारा शरीर अंदर से शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। हम एकाग्रचित हो जाते हैं, हम शांतचित हो जाते हैं। कभी करके देखना, आपको विश्वास हो जाएगा। अब सोचिए, जो एकाग्रचित है, शांतचित है, उससे कोई गलती होगी क्या? हर को कुछ ना कुछ काम करना है, त्रुटि नहीं होगी। और अगर मैं बोलूं पढ़ाई की मूल आवश्यकता क्या? एकाग्रता। इसलिए विद्यार्थी जीवन के लिए तो और ज्यादा उपयोगी है। इसलिए आपको और कुछ मत करो, केवल 5 बार ओम का उच्चारण कर लो। पहला फायदा तो यह हो गया। अब दूसरा बता रहा हूं, टेक्निकल फायदा, ध्यान सुनना। जब ओम का उच्चारण करते हैं और हमिंग नॉइज से हमारा ओम, ये हमिंग नॉइज निकलती है ना बच्चों, इस हमिंग नॉइज में हमारे गले के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड एक चिपचिपा चीज होती है जो हमारे गले में वहीं पे रहता है। ध्यान से बात सुनना, ऐसा हुआ था, अगर आपने सुना हो तो अहमदाबाद में कंपनी है जाइडू करके, उसने एक अलग तरह का पफ बनाया था और उसने कहा था कि अगर किसी को कोरोना के हिसाब से अगर कोरोना अंदर गया है तो अगर गले तक ही है, क्योंकि आपको मालूम इसके 3 स्टेज थे, पहले आपके मुंह में अंदर, फिर गले में उतरना और बाद में लंग्स पे जाना। बोला था अगर किसी के बस शुरुआत में ही अगर अंदर यहाँ पास गले तक ही पहुंचा है या जीवान और वहां तक ही पहुंचा है, तो अगर ये जो उन्होंने बनाया था पफ, उसके अगर सुबह शाम रात को 3 बार अगर पफ को जीवान खोल के अगर उसका स्प्रे कर लें तो उसको आगे कोरोना अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो स्प्रे में होता है नाइट्रस ऑक्साइड, वो जाके वहां पे जीवान पर चिपचिपा पहुंच जाता है। कोरोना का वो जो वायरस जो कि इनविजिबल है वहीं चिपक जाता है। उसके बाद स्टीम लीजिए, उसको मार दीजिए। ये वो बोला। मैं उल्टा कह रहा हूं, हमको इस दवा की जरूरत भी नहीं होगी। जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के अगर आपने 5 बार भी ओम का उच्चारण कर लिया तो बच्चों पक्की बात है, वो नाइट्रस ऑक्साइड आपने खुद ने यहाँ पे बना लिया है। अब अगर आप बाहर निकल गए और कोई अगर वायरस भी आपके अंदर गया, वहीं चिपक जाएगा। आप बाद में स्टीम लेना, खात्मा कर देना वायरस का। है ना गजब का फायदा? टेक्निकल भी प्रूफ कर दिया है, समझा दिया इसका मैकेनिज्म। इसलिए जिसको आता है वो करना। कई मत सोचने से टाइम वेस्ट होता है। और खास बात है, जो प्राणायाम करता है ना, उसका हर काम जल्दी होता है, उसको जल्दी साउंड स्लिप आती है। ये नहीं सोने गया तो करवटें बदलते रहे सारी रात हम, ऐसा नहीं। एक करवट सोया, उसी करवट सुबह उठा, खटाक से, बहुत बढ़िया साउंड स्लिप, घोड़े बेच के सोता है, नींद जल्दी पूरी जाती है। जो नॉर्मली आप अगर प्राणायाम नहीं करते और आपकी नींद अगर 6-7 घंटे लेती है, वही अगर आप प्राणायाम करना चालू कर दो तो मालूम पड़ा, या ओम बोलना चालू कर दो, हल्का सा ये मेडिटेशन के अंदर ओम का उच्चारण करना चालू कर दो, डीप ब्रीथिंग लेना चालू कर दो, उससे इतना फर्क पड़ेगा कि आपकी 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। बताओ, सुबह जल्दी, सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग, एक्स्ट्रा इनिंग। अरे मॉर्निंग का मतलब गोल्डन आवर्स, मैजिकल आवर्स, जादू चलता है उस समय तो। अरे बच्चों, पढ़ाई के लिए कह रहा हूं, जो पढ़ाई कभी नहीं होती वो सुबह हो जाती है। कभी ट्राई करके देख लेना, जो आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, जो क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम बना हुआ है, या जो चीज आपको याद नहीं हो रही, आप उसकी फरियाद छोड़ो और सुबह के लिए छोड़ो। लेकिन रात को एक साउंड स्लिप आनी चाहिए और फिर सुबह देखो क्या गजब के स्टाइल से जादू चलेगा। और मालूम पड़ा मैजिकल जादू चला है और काम आराम का खटाक से, नो प्रॉब्लम, याद भी हो गया। और ऐसा याद रहो कि एग्जाम तक नहीं भूलोगे। स्टाइल, आइडिया, धांसू आइडिया, ये ट्रिक सुबह इजाद होती बच्चों। मैंने तो हमेशा पढ़ाई ऐसी करी। चलो अभी तो टाइम इतना नहीं, अभी इतनी सी बात कह रहा हूं, ये कर लो और आप देखो सुबह की पढ़ाई। अरे सुबह की पढ़ाई तो क्या, जो आप 1 घंटे में करते हो ना, वो शायद दोपहर शाम में 2 घंटे में हो पाती है, और रात को तो शायद मजबूरी में 3 घंटे में कर पाओ। ये तो तीनों में कंपेयर कर रहा हूं, टाइम कवर कितना हो रहा है। और अगर मैं आपसे बोलूं आगे उसकी एफिशिएंसी, सुबह की पढ़ाई में लगता है यार हटा सावन की घटा, सीधे एग्जाम में जाके देखेंगे कैसे याद नहीं, सब याद है। और जो रात की पढ़ाई, मजबूरी की पढ़ाई होती है, जिसमें हम चाय पी रहे, थर्मस में रखी हुई कॉफी पी रहे, कुछ ना कुछ खा रहे, अपने को जाके इस हार्ड मसल को लगातार कर पढ़ भाई, पढ़ पढ़ पढ़, उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसकी पढ़ाई ऐसी होती है, 1 दिन बाद लगता है कि आधा मैदान साफ, और 2 दिन बाद लगता है, अगर बीच में गैप दे 2 दिन का, और एकदम थर्ड डे देखें लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। इतना फर्क पड़ जाता है। जैसे प्रैक्टिकल बात है, प्रकृति के नियम के अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति में हमको दिन रात जो दी है 24 घंटे को मिलाकर, उसमें बोला है रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। प्रकृति का नियम मतलब कायदा कानून,
और कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं तो बच्चा हल्के से बोल देता हूं, मैंने तो हमेशा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी हेल्दी वाइज इस सिद्धांत पे चला हूं। अरे हेल्दी वेल्दी वाइज दैट्स ऑल, चाहिए क्या? यही तो चाहिए हर इंसान को। मैंने तो आराम से, जब मैं 1985 के अंदर बच्चों राजस्थान पीटी का एग्जाम देके सूरत गए थे, उस समय उसको बोलते थे आरईसी सूरत, आज बोलते हैं एनआईटी, जितने भी आरईसी उनका नाम होगा एनआईटी। वहां गए तो साहब मैं तो हमेशा इसी तरह पढ़ता रहा, रात को आराम से 10 बजे सोता, 10 मतलब बस सो जाओ, और सुबह 3 बजाओ खुशी की बेन, 5 घंटे में नींद पूरी होती थी कि प्राणायाम करते आ रहे लगातार। 3 बजे उठ के 3:45 तक नहा धो के तैयार, और 3:45 से 7:15 3.5 घंटे में पूरी पढ़ाई खत्म। अब तो टाइम ही टाइम है, सुबह 7:15 से लेकर रात को 10 बजे तक टाइम ही टाइम है। अरे टाइम मैनेजमेंट नहीं, मैं टाइम प्रोड्यूसर था, टाइम ही टाइम मेरे पास। तो मैंने आराम से फिर क्या करा, मस्ती से, जो जब मैं हाइट लेके गया था, ध्यान सुनना बच्चों, तो मेरी हाइट थी 5 फुट 5 इंच, और जब मैं निकला तो मेरी हाइट थी 5 फुट 9.5 इंच, यानी कि मैंने 4.5 इंच का हाइट का गेन किया। सुनना हल्की सी बात ध्यान से चालू हुई। तो मैं वो सारे खेल खेले जिससे हाइट बढ़ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, साइकिल खूब चलाई, खूब ये तरह का किया, उससे हाइट तो बढ़ी। और साथ साथ उसमें खेल में कोई ना कोई चाहिए, लेकिन जब कोई नहीं मिलता था तो मुझे निक नेम में बिरजू बोलते थे, वहाँ कॉलेज में बिरजू बोलते थे। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ गेस पेपर तैयार करता था। मैंने एक दिन कहा भी था आपसे, और मेरा गेस पेपर 75-80% बैठता था। मेरे पेपर का मेरे साथी लोग क्लासमेट्स इंतजार करते थे, यार बिरजू पेपर कब तैयार होगा। मैं आपके लिए भी कोशिश करूंगा, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, जो भी, लेकिन तैयार होता था उस समय। और फिर आराम से साहब कॉलेज को टॉप किया, इंस्टीट्यूट को टॉप किया, गोल्ड मेडल होकर बाहर निकला, पढ़ाई के हिसाब से भी टॉप किया और हाइट को भी गेन किया। और एक खास बात और बच्चों, जब मैं उस समय गया था तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाता था, इसलिए जीवान पे भी कंट्रोल किया। पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा आया क्योंकि इसका टेस्ट भूल गया। मैंने 6 महीने तक दही के साथ रोटी खाई बच्चों, तो जीवान का टेस्ट सब भूल गया। आज मेरा लाइफ पार्टनर बहुत खुश है, उसको लगा यार बढ़िया आदमी से अपना संबंध हुआ है, कभी आज तक नहीं बोला कि इसमें नमक नहीं है या इसमें शक्कर डबल हो गया, शक्कर डालना भूल गए। मस्ती से आराम से अपन, तो मैं पहले कहता हूँ अगर मैंने खाना खाया तो मत चेक करना भैया, तुम अपने आप चेक कर लो नमक है कि नहीं, शक्कर है कि नहीं, या शक्कर डबल हो गई, ये सब तुम चेक कर लो, क्योंकि जीवान का टेस्ट ही भूल गया। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बाद में लहसुन प्याज खाना चालू कर दिया, क्योंकि लहसुन प्याज दवा के रूप में मान लीजिए। आज लहसुन प्याज से आपको मालूम है, गर्मी में हम प्याज खाते हैं तो हमें लू नहीं लगती है, और अगर प्याज ठंडक देता है। और दूसरा, सर्दी में हम लहसुन खाते हैं तो हमारे अंदर की जो ब्रीथिंग लाइन है और साथ साथ जो लंग्स हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग पावर है वो अच्छी रहती है। तो उसको एक हेल्प, स्मार्टनेस के हिसाब से इससे फ़ायदा होता है, हमारी हेल्थ को फ़ायदा होता है, तो इसके लिए उसको यूज़ किया। तो बात करते करते यहाँ तक आ गई। अब तो आराम से इस थ्योरी पे चलो भाई, तब स्मार्ट कहलाओगे, तब स्मार्ट करके कुछ भी काम कर जाओगे। बहुत छोटी सी बात लेकिन मोटी बात बोली है। अंदर हमारे पास स्मार्टनेस के सब टूल छुपे हैं बच्चों। और मैं थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जो साथ में आपके अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, या परिवार के और कोई लोग देख रहे हैं, तो हमारा ये जो ब्रेकअप बोला था मैंने, 4 आश्रम बोले थे। हमारा जो पहला है बाल आश्रम, इसमें तो केवल हमारे ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं, केवल अपने पैरों पे खड़ा होना है। बस 25 तक मालूम पड़ा अपने पैरों पे खड़े हो गए, जो पहचान थी वो बना ली, अब किसी से जुड़ना है, और फिर जहाँ पे हम बने हस्बैंड वाइफ, वहाँ पे अगर अगली लाइफ चालू हो गई। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बहुत लोगों को हमको ध्यान रखना है। ये नहीं बहुत लोगों एक साथ कैसे खुश करेंगे, सब एक साथ सामने नहीं आते हैं। 24 घंटे में आप सबका ध्यान रख सकते हैं, वो आपके माता पिता हो, वो आपके दादा दादी, नाना नानी हो, परिवार के दोनों साइड के मुखिया हो, वो आपके भाई बहन हो, वो आपके अड़ोस पड़ोस हो, वो आपके सहकर्मी हो, साथी हो, साथ काम करने वाले हो, सबके साथ आप आराम से अपनी एक अच्छी सोशल केमिस्ट्री रखिए। एक तो थी केमिस्ट्री जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, अब उसको आप हिस्ट्री मान के पढ़ते हो तो आपको ना हिस्ट्री में कभी नंबर नहीं आते, तो नंबर नहीं आएंगे केमिस्ट्री में। लेकिन उसको मिस्ट्री मान के पढ़ते हो तो स्कोरिंग हो जाएगी, इसलिए कहते हैं केमिस्ट्री वेरी इजी अगर आप उसको मिस्ट्री मान के पढ़ते हो। उसी तरह की केमिस्ट्री की एक प्रैक्टिकल लाइफ में होती है सोशल केमिस्ट्री, और ये सोशल केमिस्ट्री सबसे ज़रूरत पड़ती है गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि आपके साथ बहुत तरह के लोग होते हैं। एक तो मैंने घर के पहले बता दिए, रिश्तेदार बता दिए, एक आपके अड़ोस पड़ोस के साथ भी आपकी अच्छी होनी सोशल केमिस्ट्री। कभी कुछ आवश्यकता पड़ जाए, मूल आवश्यकता, हारी बीमारी में काम आना चाहिए, कभी पास वाला आ गया थोड़ा जामुन दे देना, थोड़ा अदरक दे देना, थोड़ा शक्कर दे देना, तो दिल बड़ा होना चाहिए। कभी आपकी कोई आवश्यकता पड़ जाए, अर्जेंसी आ जाए, भाई आपकी कार देना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, तैयार रहना चाहिए। ये सब यहाँ छोड़ के जाना है, काम अच्छे करके जाना है।
कबीर बोल गए, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा स्मार्ट वर्क करके जाओ जो दुनिया आपको याद करे। आपके काम को याद किया जाता है, काम से ही नाम होता है, फिर वो नाम को भी याद किया जाता है। तो बच्चों, दूसरा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, उसमें आपको हर तरह से बड़े हैं माता पिता, उनको समय देना है। उससे ऊपर दादा दादी नाना नानी, उनके अनुभव को लिए उनके साथ भी बैठना चाहिए। जो भी जिस उम्र के लोग हैं उनको मालूम है किसके साथ हमको कैसे समय देना है, और आप आराम से 24 घंटे में हर के लिए समय निकाल सकते हो। क्योंकि इंसान की आदत है, जब बोले क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा हूँ यार, और जब आवश्यकता पड़े टाइम नहीं है। कितना कॉन्ट्रावर्शियल बात है, कितना झूठ बोलता है। लेकिन अगर आपने ये सोचा नहीं यार, जिसको आवश्यकता है, मैं अपने काम को, मेरा 1 से 25 का जो टाइम था उसमें मुझे अपनी पहचान बनानी थी, तैयार हो गया, लाइफ लॉन्ग उससे चलेंगे। बनना था IITian, बनना था डॉक्टर, बनना था NITian, बनना था चार्टेड, बनना था कोई भी कह दीजिए, जिस लाइन में जाना था उससे तैयार हो गए। अब गृहस्थ आश्रम में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसको निभाना है। हम वगैरह करते रहेंगे, हमारी सोशल केमिस्ट्री सबसे अच्छी होगी, तो हम हर के साथ क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हम स्मार्ट होंगे, ये स्मार्टनेस है तो और क्या है। जब हम जाते हैं अगला, जिसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ 51 से 75, इसका मतलब आपकी वास्तव में आपको जो गृहस्थ था वो तो आपने निभा लिया, अब आपको धीरे धीरे जिम्मेदारियां ट्रांसफर करनी है। प्रॉपर टाइम से जिम्मेदारियां ट्रांसफर करते चले जाइए। जो हैं 51 से 75 वो समझ रहे होंगे इस बात को। घर में उनका सम्मान है, जहाँ वो बच्चों के साथ अपने जो है उनको टाइम भी देते, उनको अनुभव ही बताते हैं, बेटा हमने ऐसा किया तुम भी ऐसा करो, हमने से गलती होगी तुम गलती मत करो, ये सब नसीहत देते हैं। बच्चों ध्यान रखना, बड़े अपने अनुभव को दें, कभी नसीहत दे, कोई आपको किस्सा कहानी सुनाए, उसको हंसी में उड़ाना, उसको पूरा ध्यान से सुनना और अच्छे फॉलोअर बनना। वैसे बच्चों को तो अच्छे फॉलोअर बनना चाहिए, एनालाइजर नहीं बनना चाहिए। आप खुद का एनालिसिस करो, खुद का मंथन करो, खुद का चिंतन करो, खुद का विश्लेषण करो, लेकिन सामने वाला जो आपको अच्छी नसीहत दे रहा है, अपना अनुभव बता रहा है, उसका एनालिसिस मत करो, वरना पैरालिसिस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, दिमाग में पैरालिसिस हो जाएगा। वैसा पैरालिसिस नहीं बोल रहा हूँ, और दिमाग में पैरालिसिस फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पर उनका जो अनुभव है वो आपको कुछ बताएंगे, वो आपको हमेशा अच्छा देखना चाहेंगे, वो आपको कामयाब देखना चाहेंगे, वो आपके चेहरे पर स्माइल देखने वाले लोग हैं, वो आपको अपने से भी आगे देखने वाले लोग हैं, वो आपके अपने लोग हैं। इसलिए कोई ऐसी नसीहत दे तो उनको आराम से फॉलो करो, उनसे सीखो, उनके अनुभव से सीखो। और उसके बाद 51 से ये जो 75 हैं, ये धीरे धीरे अपनी ट्रांसफ़र करते जाते हैं। टाइम के साथ वो अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी नीचे वाली जनरेशन उसको ट्रांसफ़र करते जाते हैं। और उसके बाद 76 से 100, आहा साहब, वो तब लगता अब तो दुनिया से हटा के उससे आपस जोड़ना है, क्योंकि मेरी तो हम उसके संतान है भाई, उसकी संतान है। तो धीरे धीरे हल्का सा आता है, भाई लाइफ को अच्छा जिया, कोई कमी नहीं रही, मेरा जीवन धन्य हुआ, मैंने जो सोचा वो हुआ, कुछ भी कमी रह गई कोई बात नहीं, उसके लिए अंदर से कुछ ना कुछ वो चलता रहता है, कुछ अपना मंथन चलता रहता है। लेकिन ये अंतिम क्या होता है, आप देख सकते हैं इस समय उनके अंदर हल्का सा एक क्या बोलना चाहिए, विरह का भाव आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं कि मैंने एक अच्छा सा अपना बगीचा तैयार किया है, उस बगीचे को निहारते हैं, उसमें कौन से फूल कैसे खिले हैं उनको देखते रहते हैं, उनकी पहचान वो छोड़ के जाते हैं और दुनिया से अलविदा कर जाते हैं। लेकिन 100 साल तो हर कोई जी सकता है बच्चों। जैसे चलते चलते बोलूँगा, समय काफ़ी हो गया है। दुनिया को कोई भी ऐसा काम की तलाश हो, कोई कह दीजिए आवश्यकता हो जिसके लिए दुनिया इंतज़ार कर रही है, आप ऐसा स्मार्ट वर्क कर जाओ। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा स्मार्ट वर्क कर जाओ जिसको दुनिया को इंतजार हो, दुनिया को तलाश हो, ताकि लोग आपको फेसबुक में नहीं गूगल में ढूंढें। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान छोड़ जाएं, और अपने ज़िंदगी को ऐसे स्मार्टनेस से जियो, इस अंदाज में जियो कि अरबों खरबों लोगों की आपका जीने का स्टाइल एक मिसाल बन जाए, लोग आपको फॉलोअर के हिसाब से फॉलो करने लग जाएं, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी आपकी स्मार्ट वर्क के साथ ये ज़िंदगी गुजरे। और ये कर सकते हैं। अरबों खरबों बोला है, पहचान इंडिया की बात नहीं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में उस पर डंके की चोट पे दुनिया आपको उस गूगल में ढूंढे, अरबों खरबों लोग कि आप एक तरह से रोल मॉडल बन जाएं, ऐसा कुछ करो।
ठीक है जी। तो आज ये बात करी, पढ़ाई के हिसाब से अपन बात करते रहें, स्मार्टनेस आपके अंदर है, बचपन के वो वेपन्स आपके साथ हैं, मस्ती से उसके साथ अपना विश्वास रखते हुए और ये जो बताया है उसको साथ लेते हुए चलते रहिए और बस ये ज़िंदगी सफ़र यूँ आराम से कट जाएगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बच्चों, मैंने तो आपसे कमिटमेंट कर रखा है, आपको छोड़ूंगा नहीं, आपकी जीत का कमिटमेंट कर रखा है, आपको जिता के ही मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब देखिए, आप मेरे साथ चलते नहीं चलते, मैं तो आपके साथ चलूंगा, आगे आपके साथ लगातार इनडायरेक्टली ये जुड़ा रहूंगा और जो आपसे प्रॉमिस किया है वो लाता रहूंगा। अब बहुत जल्दी मैं बच्चों के लिए, जो मेरे को एडवांस के बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हमारे लिए एक बार लियो पैटर्न, ठीक है डेट आती रहेगी, लेकिन उनके लिए चाहिए कि स्मार्ट स्ट्रेटजी कि कैसे जेईई एडवांस के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे उसके अंदर स्कोरिंग ऐसा करना चाहिए कि एक सीट पे जेईई एडवांस के हिसाब से जो टॉप लेवल की 8 आईआईटी हैं उनमें सीट रख दें। तो वो भी लेके आएंगे आगे, ठीक है साहब। तो लास्ट में इतना ही बोलेंगे, हम आपको भूल जाएं ये हो नहीं सकता, मैं आपको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप मुझे भूल जाएं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ चलता रहूंगा। डू योर बेस्ट, योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। गो फॉर हाई, एम फॉर हाई। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जो चीज़ चाहिए आगे मैं और क्या लेके आऊँ वो लिखते रहें और मुझसे जुड़ते रहें। और आज आपको बोला है, कोई भी आपको अगर अच्छी नसीहत देता है, घर वाले या कुछ भी, तो उसको हंसी मत उड़ाना, उनको फॉलो करना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।